हेलो बच्चों आज हम करेंगे अपने क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का मॉक पेपर डिस्कस। मॉक पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो एग्जाम में आने वाले पेपर की बिल्कुल ट्रू कॉपी होता है, जिसमें 3 घंटे के अंदर हमें पूरे 80 मार्क्स का कवर करना पड़ता है। 80 मार्क्स का जो हमारा फाइनल एग्जाम्स के अंदर पेपर आएगा, उसमें सेक्शन ए 40 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स और सेक्शन बी 40 मार्क्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का होगा। तो पीछे जो आप ये पेपर देख रहे हैं, ये एक मॉक पेपर है जो 3 आवर्स का पूरे 80 मार्क्स का है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये पेपर। तो फटाफट से रजिस्टर निकाल के आ जाओ मेरे साथ। तो शुरुआत करेंगे बच्चों हम सेक्शन ए से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव क्वालिटेटिव डेटा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से क्वालिटेटिव डेटा क्या है। इनकम अर्न, मार्क्स इन द सब्जेक्ट, ब्यूटी या ऑल ऑफ दीज। तो क्वालिटेटिव डेटा का मतलब होता है जिसको हम न्यूमेरिकली मेजर ना कर सकें। तो इसका सही आंसर है ब्यूटी, क्योंकि ब्यूटी हम किसी भी चीज की क्वांटिफाई नहीं कर सकते, ये एक क्वालिटेटिव चीज होती है। क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blank. Dash is a person who helps the investigator to collect data. इन्वेस्टिगेटर की मदद करने वाले व्यक्ति को कहते हैं एन्यूमरेटर, ENUMERATOR। तो एन्यूमरेटर इज अ पर्सन हु हेल्प्स द इन्वेस्टिगेटर टू कलेक्ट डेटा। 1 मार्क्स। बच्चों एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, उसके अंदर वैरायटी होती है, MCQ होते हैं, फिलअप्स होते हैं, मैच द फॉलोइंग हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं। तो मॉक पेपर बिल्कुल उसी स्टाइल से बनाया जाता है जो आपको एग्जैक्ट पिक्चर देगा आपके अपने फाइनल एग्जाम के पेपर की। और अब हम अपनी इस वीडियो सीरीज में हमेशा आपके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही करेंगे, सैंपल पेपर्स के या मॉक पेपर्स के। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ arithmetic mean of a distribution is 24.5 and median is 30.6, then calculate the probable value of mode। तो क्वेश्चन हमसे मोड की वैल्यू पूछ रहा है। तो मोड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मीडियन की वैल्यू हमें दे रखी है 30.6, तो 3 इंटू 30.6 यानी मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। मीन की वैल्यू हमें दे रखी है 24.5। इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो 3 इंटू 30.6, तो ये आ जाएगा 91.8 माइनस 2 इंटू 24.5 यानी 49। तो 91.8 माइनस 49 बराबर होगा 42.8। तो मोड का आंसर आ जाएगा 42.8। तो इसका आंसर है बच्चों 42.8। क्वेश्चन नंबर 4, मीन डेविएशन इज एन डैश मेजर ऑफ डिस्पर्जन। हालांकि मीन डेविएशन हमारे कोर्स में हट चुका है, बट क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। मीन डेविएशन जो होता है इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो इसका सही ऑप्शन है एब्सोल्यूट। क्वेश्चन नंबर 5, in the graph shown below the frequency of the interval 40 to 50 is। तो हमें एक ग्राफ दे रखा है नीचे और उसमें वो पूछ रहा है 40 to 50 की फ्रीक्वेंसी बताओ। तो 40 to 50 क्लास इंटरवल है ये, और इसके ऊपर अगर हम बार देखते हैं और बार से मैच करें तो ये बार की लेंथ हमें 40 के बराबर दे रखी है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर है, इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 40। तो आंसर इज सी। Question number 6, state true or false. According to Croxton and Caudle, index numbers are devices for measuring differences in the magnitude of a group of relative variables। index number की परिभाषा दे रखी है बच्चों हमें, और ये बिल्कुल true यानी कि सही परिभाषा दे रखी है। तो इसका हम आंसर मेंशन करेंगे true। उसके बाद मैच द फॉलोइंग। तो बच्चों देख रहे हो आप, एग्जाम के अंदर जो आपका पेपर बनेगा
जो आपका पेपर आएगा वो बिल्कुल इसी पैटर्न की तरह होगा। हर तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, हर तरह के क्वेश्चन करने की हैबिट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग। ए, द क्लास मिड पॉइंट इज इक्वल टू। अब क्लास मिड पॉइंट क्या होता है एक बार पढ़ें, चेक करते रहेंगे। क्लास मिड पॉइंट होता है अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का एवरेज, है ना, उसी को मिड पॉइंट बोलते हैं, दोनों क्लास लिमिट के बीच की बिंदी को। तो ए का तो आंसर हो जाएगा 4। बी, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वेरिएबल इज नोन एज। टू वेरिएबल्स वाली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये 3 बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद सी में पूछ रहा है स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन इन क्लासिफाइड डेटा आर बेस्ड ऑन। स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन क्लासिफाइड डेटा जो है वो किस पर आधारित होती है? वो आधारित होती है बच्चों एक्चुअल वैल्यू पर। ये हम पढ़ भी चुके हैं अपने वीडियोस में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। और डी, अंडर द एक्सक्लूसिव मेथड द अपर क्लास लिमिट इज एक्सक्लूडेड, इसीलिए इसका नाम होता है एक्सक्लूडेड। तो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल मेथड में हम अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देते हैं, तो बचा हुआ भी मैच द फॉलोइंग बच गया 1। तो ए का आंसर 4, बी का आंसर 3, सी का आंसर 2 और डी का आंसर 1। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बच्चों है x12 का x बार इंटू n1 प्लस x2 बार इंटू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये फॉर्मूला बिल्कुल सही दे रखा है, तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बच्चों आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, तभी प्रैक्टिस होगी एग्जाम की। क्वेश्चन नंबर 9, और ध्यान रखना अब हम यही प्रैक्टिस करा करेंगे अपने वीडियोस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक, डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन मेथड आर नोन एज। ओरिजिनली कलेक्टेड वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब पहली बार डेटा कलेक्ट हुआ है, तो इस डेटा को क्या बोलेंगे? प्राइमरी डेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है डैश रिफर्स टू द मेथड और प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम में लगाने के तरीके को क्या बोलते थे? टैबुलेशन। टैबुलेशन एंड डैश रिफर्स टू द एक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। और रोज और कॉलम्स में जो होती है चीज उसे क्या बोलते हैं? एक्चुअल उस चीज को बोलते हैं टेबल। तो ये हो जाएगा टेबल। तो सही कौन सा ऑप्शन बन गया? बी। तो टैबुलेशन पहला फिलअप और टेबल दूसरा फिलअप, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? तो ऐसे करना है। और दूसरा चॉइस, इफ आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स, तो कोरिलेशन अगर आर यानी कि कोरिलेशन एक्स वाई का बराबर है कोरिलेशन वाई एक्स के, तो इसका मतलब कि ये जो हमें ऑब्जर्वेशंस दे रखी होंगी ये सिमेट्रिक होंगी। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो x और y का कोरिलेशन अगर बराबर है y और x के कोरिलेशन के, दैट मींस ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो सिमेट्रिक हैं, बी। तो ये थे बच्चों सेक्शन ए यानी कि स्टैटिस्टिक्स के शुरुआती 10 क्वेश्चंस जो एग्जाम में होंगे 10 नंबर के, 1 मार्क्स ईच। फिर शुरू हो जाएंगे हमारे 3 नंबरी क्वेश्चंस। तो ये फटाफट से बस डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है लिस्ट द डिफरेंट केसेस विच आर सुइटेबल फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा थ्रू टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो अब देखो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इसमें बच्चे को ये पता होना चाहिए कि टेलीफोनिक इंटरव्यू कब कब सुइटेबल होता है। वो ये पूछ रहा है कि टेलीफोनिक इंटरव्यू लेने के क्या क्या अलग केसेस हम बता सकते हैं। तो इसका देखो आप आंसर कुछ भी दे सकते हो कि भाई या तो हमारा बजट बहुत कम हो, क्योंकि जब लो बजट होता है तब हम टेलीफोनिक इंटरव्यूज करते हैं, या फिर हमें अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, क्योंकि जब हमारा एरिया बहुत वाइड होता है या वास्ट होता है
तो फिर हम इंफॉर्मेशन टेलीफोनिक इंटरव्यू से लेते हैं। तो इस तरह के हम कोई भी 3 पॉइंट लिख सकते हैं, आप उसके लिए वीडियोस भी रिफर कर सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द डेटा गिवन बिलो बाय अरेंजिंग देम इन असेंडिंग ऑर्डर। खुद ही बता रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके करो, हालांकि क्वेश्चन बताएगा कभी कभी नहीं, लेकिन हम खुद ही अरेंज करेंगे। तो इसमें हमें x दे रखा है और f दे रखा है, तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा ये मानते हुए कि बड़ी आसानी से आप बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हाँ एग्जाम में इस तरह का 3 नंबरी क्वेश्चन आएगा जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, आप इसे सॉल्व करेंगे एज होमवर्क। अच्छा, चॉइस, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय अ डेविएशन बार डायग्राम। तो अब देखो, एक चैप्टर हमने पढ़ा था, डेविएशन बार डायग्राम कौन सा होता था? डेविएशन बार डायग्राम होता था जिसके अंदर हम कैसे बनाते थे, कुछ बार ऊपर भी बन जाते थे अगर पॉजिटिव होते थे, कुछ बार नीचे भी बन जाते थे अगर नेगेटिव होते थे। तो इस तरह के डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को बोलते थे क्या? डेविएशन बार डायग्राम। तो बस ये हमको बनाना रहेगा। क्वेश्चन यहां पर आपके नजर आ ही रहा है। तो 2008 में 30, 2009 में -20, तो इसका बार हमारा नीचे की तरफ बन जाएगा, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, ऊपर ऊपर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। वैल्यूज मेजर आप कर ही लोगे, तो इसमें आपका जब बार डायग्राम बनेगा वो कुछ कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा होगा। तो इसे बोलते हैं डेविएशन बार डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है ना, यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। तो बच्चों देखो, आपको सिखा रखा है कि एज्यूम्ड मीन मेथड के मदद से स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये आप करेंगे सेल्फ। इसके बाद और डिस्कस करते हैं। मैं आपको एग्जाम का पैटर्न दिखाना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। अब क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है, फॉलोइंग आर द हाइट्स एंड वेट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। तो हमें ऑब्जर्वेशन x दे रखी है और हमें ऑब्जर्वेशन y भी दे रखी है। अब वो कह रहा है नीचे, ड्रॉ ए स्कैटर डायग्राम एंड इंडिकेट वेदर द कोरिलेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप कैसे बनाओगे स्कैटर डायग्राम? प्लॉटिंग कर करके, 62 और 50 इसे प्लॉट करोगे, 72 और 65 इसे प्लॉट करोगे। मतलब आप प्लॉटिंग करोगे, एक्स एक्सिस पे कुछ नंबर्स ले लेंगे, वाई एक्सिस पर कुछ नंबर्स ले लेंगे। 62 और 50 इस तरह की प्लॉटिंग बन गई, 72 और 65 इस तरह की प्लॉटिंग बन गई, 68 और 63। तो आपकी कुछ प्लॉटिंग बननी शुरू हो जाएगी कुछ भी। तो उस प्लॉटिंग को देखकर आपको बताना है कि वो पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। तो स्कैटर डायग्राम का क्या नियम होता था? अगर वो स्कैटर डायग्राम थोड़ा इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा होगा बिंदी, तो आप बोलोगे पॉजिटिव कोरिलेशन है, और अगर वो नीचे से इस तरह ऊपर से नीचे बन रहा होगा डाउनवर्ड, तो आप बोलोगे नेगेटिव कोरिलेशन है। मान लेते हैं आपकी प्लॉटिंग कुछ कुछ इस तरह से बनी, तो फिर आप बोलोगे नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है ना, तो ये हो गया 4 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या कह रहा है? द प्राइस कोटेशन ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज फॉर 2014 एंड 15 आर गिवन बिलो। कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर फॉर 2015 विद 2014 एज बेस ईयर। तो 2014 को कह रहा है बेस ईयर लेना है, ठीक है, और 2015 के लिए हमें सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव और वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव दो चीजें निकालनी है। तो वेट्स आपको दे ही रखे हैं, 2014 वाले को आप P0 ले लोगे, 2015 वाले को आप P1 कंसिडर कर लोगे। दोनों के फॉर्मूले आपको सिखा रखे हैं। तो सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव ये आपका डायरेक्टली निकल जाएगा, इसमें आपको सिग्मा P/N करना है, और वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव इसमें आपको वेट से मल्टीप्लाई करके फिर सिग्मा PW अपॉन सिग्मा W यानी कि टोटल ऑफ वेट्स फिर करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। और प्राइस रिलेटिव कैसे निकालते हैं याद है आपको? प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या होता था? इधर निकाल देता हूं, P1 अपॉन P0 इंटू 100।
तो ये आपके प्राइस रिलेटिव्स आ जाएंगे। तो इन प्राइस रिलेटिव्स का टोटल कर देना सिग्मा पी आर, सॉरी इन प्राइस रिलेटिव्स का टोटल डिवाइडेड बाय एन, तो ये तो आ जाएगा सिंपल वाला, और वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके फिर सिग्मा पी डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, तो ये आ जाएगा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ओके, तो देखो इंडेक्स नंबर का भी क्वेश्चन आ गया। इसके बाद चॉइस में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट है, राइट 2 मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीडियन, तो इसमें आप कोई भी 2 मेरिट या डीमेरिट्स लिख सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 6 नंबर का, 2 क्वेश्चंस बच्चों 6 नंबर के आते हैं बिफोर कमेंसिंग सेक्शन बी, यानी कि 40 मार्क्स आपका फिनिश हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 पर आकर, स्टैटिस्टिक्स फिनिश। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन होंगे 6 नंबर के। तो एक क्वेश्चन इसमें थ्योरेटिकल है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व्स विद एन एग्जाम्पल। तो बच्चों अलग अलग तरह के फ्रीक्वेंसी कर्व्स होते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, नेगेटिवली स्क्यूड बना सकते हो, बहुत सारे होते हैं। तो कोई भी आप किताब से देख के इस तरह के फ्रीक्वेंसी कर्व्स बना सकते हो, जे शेप्ड होते हैं। तो अलग अलग तरह के फ्रीक्वेंसी कर्व होते हैं, आप उनके कुछ उदाहरण और कुछ उनके चित्र बना सकते हो, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, इस तरह से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, ये प्योरली न्यूमेरिकल होगा, बड़ा न्यूमेरिकल, पढ़ लेते हैं, करना आप ही को है। तो इसमें क्या कह रहा है, गिवन द फॉलोइंग डेटा ऑन मंथली वेजेस ऑफ 1000 वर्कर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 क्लास इंटरवल आर मिसिंग, ठीक है, और मीडियन ऑफ द सीरीज इज 56। अब इसमें मीडियन अगर 56 दे रखा है, बस इससे आपको हिंट ये पता चल गया कि और मीडियन क्लास विल बी 50 to 60। इसका मतलब मेरी मीडियन क्लास जो है वो 50 to 60 वाली होगी। अब 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, तो इसको आप x ले लेना, इसको आप y ले लेना, तो आपकी 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। एक तो 1000 वर्कर्स दे रखे हैं, तो यानी कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये बराबर 1000 है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 1000 हो गए, ये पता चल गया। और दूसरी इक्वेशन मीडियन के फॉर्मूले वाली, तो उससे आपको मिसिंग x और मिसिंग y निकालना है। एक बार सॉल्व करना ताकि जब चेक करो तो खुद को पता चले कितने पानी में हो। और चॉइस क्वेश्चन कोरिलेशन से आता है ज्यादातर बच्चों, इसमें आपको कंप्यूट करना है कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट कोरिलेशन बाय डायरेक्ट मेथड। तो इसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाना है, 2 ऑब्जर्वेशंस की सीरीज दे रखी है x और y, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आसानी से हो जाएगा। तो ये तो था स्टैटिस्टिक्स का पूरा पोर्शन 40 मार्क्स का। अब डिस्कस करते हैं सेक्शन बी, 40 मार्क्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 18, ये हमारे लिए अभी रेलिवेंट नहीं है क्योंकि रीसेंट सिलेबस चेंज में ये हट गया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 हमारे लिए, डिमांड फॉर ए कमोडिटी रिफर्स टू। तो डिमांड जो है वो क्या होती है उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है। तो डिमांड का मतलब है क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ डिमांड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 में देखते हैं क्या लिखा है, व्हेन प्रोडक्शन इज 0, जब प्रोडक्शन आउटपुट 0 होता है तो टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू। तो याद करो बच्चों, जब आउटपुट 0 होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होती है, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो कुछ ना कुछ तो हमें पे करनी पड़ती है। तो टोटल कॉस्ट उस समय फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होती है, और ये हमने वैसे आपको लिखवा भी रखा है कि व्हेन आउटपुट इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूले की समरी में भी है, तो TC इज इक्वल टू TFC। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 में कह रहा है व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कह रहा है कि अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ज्यादा हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो क्या होगा। तो वैसे तो ये शक्ल से पता है मुझे कि ये इलास्टिसिटी मोर देन 1 की बात कह रहा है, पर ऑप्शन देख लेता हूं, A इन इलास्टिक, B परफेक्टली इलास्टिक, C इलास्टिक, D परफेक्टली इन इलास्टिक। तो जाहिर सी बात है सही आंसर हो गया C इलास्टिक।
क्योंकि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है इलास्टिक। तो इसका आंसर हो गया सी। तो देख रहे हो बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स के इस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद चॉइस, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में कह रहा है व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डैश ड्यू टू टेक्नोलॉजी टर्निंग ऑब्सोलीट देन सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट। कह रहा है कि जब कॉस्ट क्या होगी कि टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हुई और जिस वजह से सप्लाई लेफ्ट शिफ्ट हुई, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच्चों क्या हो जाती है जब हम ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है और इसी वजह से तो सप्लाई कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। तो इसका आंसर है फिल इन द ब्लैंक का इंक्रीज। इसके बाद 22, इन विच मार्केट फॉर्म ए फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। वेरी सिंपल, पहले ही मार्केट होता है जो हमने पढ़ भी रखा है, परफेक्ट मार्केट, क्योंकि इसमें फर्म प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। फर्म इसमें प्राइस टेकर होते हैं, उन्हें प्राइस लेना पड़ता है, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इसके बाद 23, एफिशिएंट प्रोडक्शन अकर इन ए फर्म। ए कैन नॉट प्रोड्यूस its current level of output with fewer inputs, given the quantity of outputs cannot produce more output, C maximizes profit। तो बच्चों तीनों ही बातें सही हैं। मतलब एक एफिशिएंट प्रोडक्शन किसे कहते हैं, जो मतलब लिमिटेड इनपुट्स के अंदर अपने आउटपुट को भी ज्यादा ना बढ़ा सके, या जितने इनपुट्स उसके हैं उसमें वो और आउटपुट ना बढ़ा सके, और सी वो अपने प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज कर सके। तो इसका मतलब वो एफिशिएंट प्रोडक्शन कर रहा है। तो ऑल ऑफ दीज। इसके बाद 24, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स बताना है। तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट है, ऊपर लिखिए व्हेन एमआर इज 0 टीआर इज मैक्सिमम। तो याद है आपको टीआर एआर एमआर का डायग्राम, एक बार जल्दी से बना लेते हैं। ये होता था टोटल रेवेन्यू और ये होता था मार्जिनल रेवेन्यू। क्या प्रॉपर्टी थी कि जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है तो टोटल रेवेन्यू उस पॉइंट पर क्या होता है, मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट इसने दी है ये बिल्कुल ट्रू दी है, तो दिस इज ट्रू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, मैच द फॉलोइंग देखते हैं। ए, इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ड्यू टू। इंडिफरेंस कर्व क्यों होते हैं कॉन्वेक्स, बताओ। ये रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ रखा है लेक्चर्स में। क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एमआरटी। यही ऑप्शन सबसे नजदीकी सही लग रहा है, क्योंकि उसका स्लोप डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग होता है। बी, इफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज कांस्टेंट। कह रहा है अगर एमआरएस कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द इंडिफरेंस कर्व विल बी, तो फिर वो कॉन्वेक्स नहीं होगा, फिर बनेगा वो कैसा, फिर बनेगा वो स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी इज। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल यूटिलिटी, या जो हमने लास्ट यूनिट कंज्यूम करा उससे कितना यूटिलिटी डिराइव हुआ। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम लास्ट यूनिट। और टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी इज सम ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। टीयू का फॉर्मूला भी होता है एक, सिग्मा एम यू लिख रखा है। तो बस ये भी हो गया। इसके बाद अगला है 26, बता सकते हो जल्दी से? देखते हैं। इन केस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग the two axes, the price elasticity of demand at midpoint of the line would be। तो बच्चों ये थोड़ा सा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है। एक ज्योमेट्रिक मेथड करके इलास्टिसिटी का निकालने का तरीका होता है, हालांकि आप पढ़ते नहीं हो क्योंकि सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आपको बता देता हूं कि जब एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व बनता है तो वो पूछ रहा है उसके मिड पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या होती है। तो बच्चों इसके मिड पॉइंट पर इलास्टिसिटी होती है 1। तो ये मैंने इसीलिए आपको बता दिया। 27, कैन TR बी ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। कह रहा है क्या टोटल रेवेन्यू
ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो सकता है? टोटल रेवेन्यू सोचो, याद आया रेवेन्यू चैप्टर, टोटल रेवेन्यू, तो आंसर है नो, क्योंकि टोटल रेवेन्यू ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। टोटल रेवेन्यू परफेक्ट मार्केट होता है तो स्ट्रेट लाइन अपवर्ड होता है, इम्परफेक्ट मार्केट होता है तो इस तरह का होता है, पर वो कभी भी ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगा, तो दिस इज नो। इसके बाद 28th क्या कह रहा है? इफ more and more resources are constantly explored and new techniques of production are constantly discovered, don't you think a day will come when our central problems will be solved once for all? तो वो ये कह रहा है कि मान लो नई नई रिसोर्सेज मिलते रहे और नई नई टेक्नोलॉजी पता लगती रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी सारी सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो आप इसका आंसर लिखोगे नो, क्योंकि ऐसा दिन आ नहीं सकता। रीजन, क्योंकि हमारी ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। तो अगर हमारे रिसोर्सेज धीरे धीरे बढ़ते भी रहे और टेक्नोलॉजी नई नई मिलती भी रहे, तब भी वो इतने सफिशिएंट नहीं हो पाएंगे कि हमारे ह्यूमन अनलिमिटेड वांट्स पूरी कर पाए। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स इसीलिए कभी भी दूर नहीं हो पाएंगी। बाकी इसका चॉइस में है व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। व्हाई डज इज अराइज, तो इसके 3 रीजन होते हैं, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है ना, तो ये आप कर लोगे, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 29, इफ द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस एक्सप्लेन इट्स चेन इफेक्ट। आहा, अभी पढ़ के आए हो। इक्विलिब्रियम प्राइस से भी अगर ज्यादा है, वो कह रहा है मार्केट प्राइस, तो इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा होता है? जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर मार्केट प्राइस कह रहा है इससे ज्यादा होता है, तो बताया था ना, इसका मतलब ये कौन सी सिचुएशन डिनोट कर रहा होता है? ये डिनोट कर रहा होता है एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन, यानी कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। तो कह रहा है इसके चेन इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता ही रखा है। इससे कंपटीशन अमंग सेलर शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्राइसेस फॉल होने शुरू हो जाते हैं। प्राइसेस फॉल होने की वजह से डिमांड एक्सपैंड करती है इस पॉइंट से यहां की तरफ, और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट करती है इस पॉइंट से यहां की तरफ। अल्टीमेटली वापस से इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पर आकर स्टक हो जाता है। तो ये कहानी अंग्रेजी में लिखनी है, ये बन गया इसका आंसर। क्वेश्चन 30 डायरेक्ट है, ये आप ही कर लोगे। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड, यानी कि डिमांड में परिवर्तन होता है जब ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसमें डिमांड में परिवर्तन होता है ड्यू टू प्राइस ऑफ द गुड कंसर्न। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, और इसके 2 टाइप्स होते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है ना, दोनों के डायग्राम बनाने और 4 नंबर पक्के। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, एक बार ये भी देखते हैं। ए प्रोड्यूसर कैन सेल एनी यूनिट ऑफ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस ऑफ 10। तो कह रहा है कि साहब प्राइस जो है वो है 10, हिज कॉस्ट शेड्यूल इज गिवन बिलो, उसका एक कॉस्ट शेड्यूल दे रखा है और वो पूछ रहा है हाउ मेनी यूनिट्स शुड ही प्रोड्यूस टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये अब आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के लिए। तो सीबीएसई वाले बच्चे के लिए ये हट चुका है, उसे नहीं पढ़ना। हाँ, किसी और बोर्ड के अगर आप हो तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का आंसर निकाल सकते हो, पर यह क्वेश्चन सीबीएसई के बच्चे के लिए हट चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, ये भी 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन होगा बच्चों। थ्योरेटिकली स्टेट द डिफरेंट फेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ टीपी। तो याद है टीपी के हिसाब से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कह रहा है कि बताओ, तो 3 स्टेजेस होती थी। स्टेज 1 टीपी राइजेस एट इंक्रीजिंग रेट, स्टेज 2 टीपी राइजेस एट डिमिनिशिंग रेट, और स्टेज 3 टीपी फॉल्स। तो बस ये एक्सप्लेन करना है, आंसर आ जाएगा। चॉइस में कह रहा है डिफाइन मार्केट सप्लाई। तो मार्केट सप्लाई क्या होती है? जब हम इंडिविजुअल सप्लाईज को
एग्रीगेट कर देते हैं तो वो बन जाती है मार्केट सप्लाई। एक्सप्लेन द फैक्टर इनपुट प्राइसेस दैट कैन कॉज चेंज इन सप्लाई। तो इनपुट प्राइसेस की वजह से सप्लाई कैसे प्रभावित होती है, तो ये हमने पढ़ रखा है कि अगर इनपुट प्राइस बढ़ जाएगा यानी खर्चा बढ़ जाएगा, तो इनपुट प्राइस बढ़ते ही सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। तो बस इसमें आप इस कहानी को बताकर डायग्राम बना दोगे। इसके बाद बच्चों दो क्वेश्चन लास्ट के जो होते हैं 33 एंड 34, ये 6 नंबर क्वेश्चंस होते हैं, फिर हमारा पूरा पेपर फिनिश हो जाता है। तो 33 में लिखा है सपोज द डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑफ सॉल्ट आर गिवन। हमें डिमांड कर्व दे रखा है D इज इक्वल टू 1000 माइनस P, सप्लाई कर्व दे रखा है S इज इक्वल टू 700 प्लस 2P। फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो इक्विलिब्रियम कब निकलता है, जब डिमांड सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं। तो आप इन दोनों कर्व्स को इक्वल प्लेस यानी कि पुट कर दो। तो डिमांड है ये और सप्लाई है ये, इन्हें आप इक्वल पुट कर दो, इसे सॉल्व कर दो, P उधर ले जाओ, 700 इधर ले आओ, तो 300 इज इक्वल टू 3P, तो P इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। तो प्राइस का आंसर आ गया 100। तो इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल टू 100, और अब प्राइस की जगह 100 पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, तो आपके Q का आंसर आ जाएगा 900। तो दीज आर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है ना, तो ये क्वांटिटी डिमांड था, ये क्वांटिटी सप्लाई था, दोनों को इक्वल पुट करा तो P और Q के आंसर आ गए। बी पार्ट में कह रहा है नाउ सपोज that the price of the input used to produce salt has increased so that the new supply curve is Q is equal to 400 plus 2P. How do the equilibrium price and quantity change? कह रहा है दोबारा से नया equilibrium price और नया equilibrium quantity निकालो। तो इस बार क्या करोगे आप, इस बार डिमांड जो है वो तो 1000 माइनस P ही ले लो, और बराबर है सप्लाई कर्व अब चेंज हो गया, तो सप्लाई कर्व की वैल्यू आप नई वाली प्लेस कर दो। अब इसको दोबारा से सॉल्व करोगे तो आपको नया P और नया Q मिल जाएगा। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन। और सी पार्ट में कह रहा है सपोज द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड ए टैक्स ऑफ ₹3 पर यूनिट ऑन द सेल ऑफ सॉल्ट, हाउ डज इट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो सी पार्ट में कह रहा है कि सरकार ने टैक्स लगा दिया ₹3 पर यूनिट का, तो फिर क्या होगी नई इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी। तो बच्चों ध्यान से सुनना, जब भी सरकार इस तरह से टैक्स लगा देती है तो हमारे इस वाले यानी कि सप्लाई कर्व में क्या प्रभाव पड़ता है कि अब हमारी जो सप्लाई है वो प्राइस उसकी ₹3 कम हो जाएगी। तो यानी कि अब मैं नए सप्लाई कर्व को लिखूंगा QS इज इक्वल टू 700 प्लस 2 इंटू, और P की जगह मैं लिखूंगा P माइनस 3, क्योंकि ₹3 का लग गया टैक्स। तो अब प्रोड्यूसर के लिए एक तरह से ₹3 का हो गया घाटा, तो उसके लिए अब जेब में P माइनस ₹3 ही आएंगे। तो ये हो जाएगा नया सप्लाई कर्व, और फिर से इस नए सप्लाई कर्व को वही डिमांड कर्व के बराबर पुट करके आप सॉल्व कर लोगे तो आपको फिर से नया प्राइस और नई क्वांटिटी मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है नहीं सर ये क्वेश्चन तो मुश्किल था, हम चॉइस वाला करेंगे, तो आपके पास चॉइस भी है। With the help of demand and supply schedule, explain the meaning of excess demand and its effect on the price of a commodity. तो excess demand का बच्चों कह रहे हैं कि एक शेड्यूल बना के दिखाओ, तो ये हमने बनाया ही था अभी रिसेंट लेक्चर्स में भी जब इक्विलिब्रियम पढ़ा था, कि एक ऐसा शेड्यूल जहां पर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो वो पॉइंट डिनोट कर रहा होता है एक्सेस डिमांड। तो वो शेड्यूल बना सकते हैं हम, और कह रहा है उसका प्रभाव क्या पड़ता है प्राइस पर। तो एक्सेस डिमांड की वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि कंपटीशन अमंग बायर होता है। और क्वेश्चन नंबर 34 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये तो एग्जाम के लिए पक्का आएगा आपके। ए कंज्यूमर कंज्यूम ओनली 2 गुड्स X and Y whose prices are ₹4 and ₹5। तो मान लेते हैं कंज्यूमर 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है जिसमें पहले का दाम है 4 और दूसरे का दाम है 5। इफ द कंज्यूमर चूजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 गुड्स विद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, कह रहा है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी X की है 5 एंड दैट ऑफ Y, और कह रहा है मार्जिनल यूटिलिटी Y की है 4।
इज द कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम, कह रहा है क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर है, बताओ। तो इक्विलिब्रियम पर कंज्यूमर जब होता है तो उस समय कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी होती है बच्चों, MUX अपॉन PX बराबर होना चाहिए MUY अपॉन PY के। तो अब एक बार पुट करके वैल्यूज देखें, MUX अपॉन PX करो तो ये आएगा 5/4 और MUY अपॉन PY करो तो ये आएगा 4/5। ओ माय गॉड, ये तो बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा है और राइट हैंड साइड कम है, छोटी है। तो इसका आंसर है बड़ा बड़ा नो, कि क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर है, नहीं है। गिव रीजन, तो रीजन यही है जो मैंने बातों बातों में दिया। फिर वो कह रहा है व्हाट विल ए रैशनल कंज्यूमर डू इन दिस सिचुएशन, तो बताओ बच्चों, जब MUX अपॉन PX वाली साइड बड़ी होती थी देन MUY अपॉन PY, तो लेक्चर्स में सिखा रखा है हाउ विल द कंज्यूमर रिएक्ट, कंज्यूमर क्या करेगा। तो बड़ा बड़ा ब्लॉक में आंसर लिखवा रखा है, इन दिस सिचुएशन कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड X। तो कंज्यूमर क्या करेगा, वो गुड X का कंजम्पशन बढ़ा देगा। बस 6 नंबर पक्के, ही विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड X, ठीक है ना। तो ये था बच्चों पूरा का पूरा ग्लैंस, 34 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आपका जो बोर्ड्स के अंदर यानी कि फाइनल एग्जाम के अंदर पेपर आएगा वो इसी बिल्कुल तरह से आएगा, जिसमें आपको 80 मार्क्स के अंदर इस तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं, 40 स्टैटिस्टिक्स के और 40 माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो अब से हम अपने वीडियो सीरीज के अंदर जब भी आपसे मुलाकात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, हम करेंगे सिर्फ प्रैक्टिस और मॉक पेपर के जरिए प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट आपकी तैयारी हो जाए एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। और इसके सारे सॉल्यूशंस प्रॉपरली आपको अगर डाउनलोड करने हैं मॉक पेपर के साथ, तो ये पूरा मॉक पेपर और पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। तो फटाफट जाकर इस मॉक पेपर को भी और इसके पूरे सॉल्यूशन को भी अभी के अभी डाउनलोड कर लो। सॉल्यूशन पे सीधा कूद मत जाना, पहले मॉक पेपर खुद सॉल्व करो अपनी अच्छी प्रैक्टिस के लिए, फिर सॉल्यूशन से क्रॉस टैली करो कि आपने जो करा वो सही करा या क्या गलत करा। अपने नंबर खुद लगाओ और 80 में से कितने नंबर आए वो हो सके तो मुझे भेज दो, इसी वीडियो के नीचे कमेंट में बाद में भेजना कभी कि कितने नंबर आपके आए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।